आज हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सतत आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो आवेशों के इस वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में आवेश का वितरण सतत होता है। आवेश क्वांटाइज्ड ही होते हैं, क्वांटीकृत ही होते हैं, विविक्त ही होते हैं, डिस्क्रीट ही होते हैं। लेकिन किसी भी पदार्थ पर कितना भी कम आवेश हो, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता इतनी अधिक हो जाती है, यानी कहने का मतलब किसी पदार्थ का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। किसी पदार्थ पर थोड़ा सा भी आवेश है तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए जब आवेश की वितरण की बात आती है तो उसके क्वांटीकृत प्रॉपर्टी को, क्वांटीकरण के गुण को हम लोग अवॉइड करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप समझिए, ये डॉट 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 दूर दूर है, दिख रहा है ना अलग अलग। अब थोड़ा और पास आते हैं, अभी भी ये डिस्क्रीट है, लेकिन बहुत पास होगा तो हम लोग को कैसा दिखेगा? ये कंटिन्यूअस दिखेगा। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब यही होता है। कंटिन्यूअस यानी एकदम सतत, और डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पॉइंट करके। लेकिन दूर से शायद आपको दोनों ही रेखा दिख रहे होंगे। तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में होता है, क्वांटीकृत ही होता है, लेकिन जब किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उसके क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को व्यवहार में हम लोग इग्नोर करते हैं और आवेश का वितरण कैसा लेते हैं? सतत लेते हैं। तो आवेशों का सतत वितरण जो होता है, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। यह निर्भर करता है कि वस्तु का आकार कैसा है। जैसे वस्तु का आकार एक पतले तार के रूप में हो, पतला तार आप इमेजिन कर सकते हैं, तो उस पर आवेश का वितरण कैसा होगा? रेखीय होगा, एक विमीय होगा। लेकिन कोई वस्तु है, जैसे कि ये हमने निकाल लिया इसका कैप, ठीक है, इसका कैप दिख रहा है। अगर आवेश इसके केवल पृष्ठ पर है तो उसको क्या कहेंगे? पृष्ठीय वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और अगर इसके संपूर्ण आयतन में, नहीं अंदर भी हो जाता है, हालांकि खोखला होगा तो अंदर नहीं होगा, पृष्ठ पे ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए सॉलिड है और इसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है तो इसको कैसे कहेंगे? तब उस वितरण को क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल होगा और उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो आवेश का वितरण वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। ये 3 प्रकार का होता है। वन डायमेंशनल, एक विमीय, या रेखीय आवेश वितरण। इंग्लिश में भी जानना जरूरी है, तो क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा द्विविमीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय या पृष्ठ भी कर देते हैं तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आवेश वितरण 2 डायमेंशनल
आर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा त्रिविमीय या आयतन या आयतनी भी होता है आवेश वितरण। थ्री डायमेंशनल या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन प्रकार से आवेशों का वितरण होता है। हमने पहले कहा यह वस्तु के आकार के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तु का आकार है कैसा, पतले तार के रूप में है या पूरे पृष्ठ के रूप में है या फिर पूरे आयतन में आवेश वितरित है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर चालक है, सॉलिड अगर है, खोखला है कोई वस्तु, तो उसके पृष्ठ पर ही आवेश वितरित होगा। लेकिन अगर सॉलिड है, ठोस है, तो उसके पूरे आयतन में वितरण हो सकता है अगर वो कुचालक हो। चालक कुचालक तो आप जानते होंगे, यदि किसी पदार्थ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और वैद्युत चालन की क्रिया सुगमता से होती है, जो छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग चालक कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो, न के बराबर हो या न हो, या वैद्युत चालन की क्रिया हो ही नहीं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? कुचालक कहते हैं। और चालक कुचालक के बीच की कड़ी है अर्धचालक। लेकिन जब हम लोग अर्धचालक पढ़ेंगे तो उसमें बैलेंस बांड, कंडक्शन बांड और फॉरबिडन जोन यानी एनर्जी गैप के आधार पर चालक कुचालक अर्धचालक को बढ़िया से उसको फिर से डिफाइन करेंगे। लेकिन इतना भी जान जाइए कि कोई चालक है तो आवेश उसके पृष्ठ पर ही वितरित होता है, उसके संपूर्ण आयतन में नहीं वितरित होता है, और कुचालक है तो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। तो ये आवेशों का वितरण तीन प्रकार का है, इसको आप ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, तो आइए अब एक एक को अलग से डिफाइन करेंगे। एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, फिर टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो सबसे पहले एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक विमीय जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको लिख देते हैं। जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देख रहे होंगे। जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसमें एक चीज और है, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, कॉन्सेप्ट तो यही है। उसकी अवधारणा ये है कि लेमडा यानी वो रेखीय तार जो है कितना, उसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश स्थित है, उसको इस तरह से कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण के
प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, और इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा कहते हैं। ठीक है, एक चीज और उसका फार्मूला, रेखीय आवेश वितरण के सूक्ष्म लंबाई खंड dl पर आवेश की मात्रा dq हो, तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परिभाषित करेंगे? लेम्डा क्या हो जाएगा? dq अपान dl। और इसको हमने लिखा नहीं, तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, dq अपान dl, और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। यही रेखीय आवेश वितरण है। फिर से, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय को क्या कहते हैं? आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व इन ब्रैकेट लेम्डा, क्योंकि इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेखीय आवेश वितरण के सूक्ष्म लंबाई खंड dl पर अगर आवेश की मात्रा dq हो तो क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व को का क्या डिफिनेशन होगा, क्या फार्मूला होगा? dq अपान dl, और इसका मात्रा क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। इसको ध्यान से आप देख लीजिए। तो ये हुआ एक विमी या रेखीय आवेश वितरण। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविमी या पृष्ठीय आवेश वितरण। तो सेम उसका भी डिफिनेशन ऐसे ही है, हम उसका देखिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा द्विविमी या पृष्ठीय आवेश वितरण। 2 डायमेंशनल, ज्यादा नहीं कुछ करना है इसमें, और यहां क्या कर देंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा? जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। एकदम सिमिलर डिफिनेशन है, एक समान है, तो इसलिए इसमें उसको बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर जहां जहां रेखीय है वहां आप पृष्ठीय कर दीजिए। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक, अब लंबाई की जगह पे क्या करेंगे? क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, और यहां पे क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से तो नहीं अब करेंगे, किससे करेंगे? सिग्मा से। सिग्मा क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना दें। सिग्मा से रिप्रेजेंट और थोड़ा सा यहां चेंज कर दीजिए। पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए क्षेत्रफल अवयव डीए, डीए या डीएस भी लिख सकते हैं, पर आवेश की मात्रा डीक्यू हो तो क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? डीक्यू अपान डीए, और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए पर आवेश की मात्रा डीक्यू हो तो सिग्मा को किस तरह से परिभाषित करेंगे? आवेश के पृष्ठ घनत्व को क्या होगा? सिग्मा डीक्यू अपान डीए। अब हम लोग त्रिविमी या आयतन आवेश वितरण, एकदम सिमिलर है वो भी, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या होगा? त्रिविमी या आयतन या आयतनी भी कहते हैं आवेश वितरण, थ्री डायमेंशनल या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम सेम डिफिनेशन है। जब आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो। संपूर्ण आयतन में, और हमने बताया कि कैसे होता है, कुचालक पदार्थ में ये होता है। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आपको तो अलग अलग तीनों डिफिनेशन लिखना होगा। आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। फिर आयतन आवेश वितरण के सूक्ष्म आयतन अवयव डी भी करते हैं। सूक्ष्म आयतन अवयव डीवी पर आवेश की मात्रा डीक्यू हो तो आयतन आवेश घनत्व रो का मान क्या हो जाएगा? dq अपान dv, और मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। एक तरह से तीनों डिफिनेशन एकदम एक जैसे हैं, चाहे एक बीमी आवेश वितरण हो, चाहे द्विबीमी हो, चाहे त्रिबीमी, चाहे रेखीय आवेश वितरण हो, चाहे पृष्ठीय आवेश वितरण हो या आयतन आवेश वितरण हो। और इसमें आपने एक नया चीज क्या सीखा? रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व भी इसको कहते हैं सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व या फिर रो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आयतन आवेश घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dl, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, और सिग्मा dq बाई dA, इसको रेखीय आवेश घनत्व और इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व और इसको आयतन आवेश घनत्व।
एकांक लंबाई पर आवेश वितरित आवेश, ये एकांक क्षेत्रफल पर वितरित, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश और प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश। ये तीन चीजें आपने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें तीनों कंडीशन को पढ़ेंगे। तीन स्थितियां थी ना, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र, फिर पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण भी पढ़ेंगे, फिर आयतन आवेश वितरण के कारण भी पढ़ेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं एक तार है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब सरल रेखा या वक्र दोनों हो सकता है। तो ये तार है AB और इस पर आवेश का वितरण कैसा है, एक समान है। और हम मान ले रहे हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व कितना है, लैम्डा। तो माना एक तार AB पर, पतले तार AB पर आवेश का वितरण एक समान है। लिख दें, माना तार AB पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा थोड़ा सा और पहले करते रहे इसको ताकि फिगर के लिए कुछ जगह मिल जाए। अब क्या करेंगे, तार AB के किसी बिंदु को ले लीजिए, M ले लेते हैं बिंदु को, और M पर एक सूक्ष्म लंबाई खंड, तार AB की लंबाई L मान रहे हैं, माना L लंबाई के तार ठीक है, AB पर यहां पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। अब एक अनंत सूक्ष्म लंबाई खंड DL लेंगे, माना तार की बिंदु M पर, इसका सेंटर है ये DL का। हम लोग क्या करेंगे, किसी बिंदु P पर हमको दे ले रहे हैं बिंदु आवेश Q। अब इस रेखीय आवेश वितरण के कारण इस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल, इस बिंदु आवेश Q पर लगने वाले वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पूरे तार AB के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करने के लिए हम लोग एक अनंत सूक्ष्म लंबाई DL के कारण इस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको पूरा समाकलन कर देंगे। तो जो 12th में बच्चे हैं वो तो जानते हैं इस तरीका। कई बार बल कार्य की गणना करने के लिए हम लोग ऐसा करते थे कि अनंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए कृत कार्य DW की गणना कर लेते थे, फिर संपूर्ण कार्य की गणना कैसे करते थे, W, उसका इंटीग्रेशन कर देते थे उचित सीमा के अंदर। तो यहां भी वही करेंगे, एक अनंत सूक्ष्म लंबाई DL के कारण, अब यहाँ कार्य की गणना नहीं करना, यहाँ वैद्युत बल की गणना करनी। तो ठीक है, अनंत सूक्ष्म लंबाई DL पर जो आवेश होगा इसके कारण कितना इस पर वैद्युत बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं कूलाम के नियम से, फिर पूरे तार के कारण लगने वाले वैद्युत बल की गणना करने के लिए उसका समाकलन कर देंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि तार का पर बिंदु M से होता हुआ एक अनंत सूक्ष्म लंबाई खंड जो है DL, और DL पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq है। तो माना तार के सूक्ष्म लंबाई खंड DL पर आवेश dq है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl। दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू तो dq अपॉन dl होता ही है,
तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डी एफ। और बिंदु एम से, ये डीएल का सेंटर है एम से आर दूरी पर बिंदु पी है, और एक इकाई सदिश ले लेते हैं आर कैप, उसकी दिशा क्या होगी, एम से पी की ओर। आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन उसकी दिशा क्या है, एम से पी की ओर है, ध्यान दीजिए। अब कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, आवेश d2 के कारण बिंदु P पर स्थित आवेश q पर लगने वाला वैद्युत बल, आवेश dq के कारण आवेश q पर कार्यरत या लगने वाला वैद्युत बल। उसको डीएफ मान लेते हैं, डीएफ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, डीएफ इक्वल टू क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पूरे सिस्टम को हम लोग निर्वात में लिए हैं, dq इंटू क्यू, इस पर कितना आवेश हमने लिया, dq, और इस पर q, तो dq इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, कूलाम का नियम है, और सदिश फॉर्म में है तो ये आर कैप, जहां डीएफ की दिशा क्या होगी, आर कैप के अनुदिश, डीएफ किधर होगी, दिशा दिख रहा है, क्लियर है, डीएफ की दिशा इधर ही होगी ना, क्योंकि इसको हमने धन माना है, धनात्मक माना है, और ये भी धनात्मक है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसकी दिशा क्या होगी, डीएफ की इधर होगी, आर कैप के अनुदिश ही होगी, सेम है ना। इसको चाहे तो आप वेक्टर आर अपन आर क्यूब भी कर सकते हो, वेक्टर आर कर देंगे, वेक्टर आर अपन आर, तो आर क्यूब हो जाएगा ना। तो ये डीएफ निकल गया अनंत सूक्ष्म लंबाई के कारण। अब पूरे कार्य एबी के कारण, अतः तार एबी के कारण बिंदु आवेश Q, जो बिंदु P पर स्थित है, आवेश कितना है, Q है, और 21 बिंदु पर स्थित है P पर, तो तार AB के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल, संपूर्ण वैद्युत बल भी कह सकते हैं, F इक्वल टू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, उसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लाइन इंटीग्रल, अगर आवेश का वितरण रेखीय होता है तो उसको लाइन इंटीग्रल या रेखीय समाकल, और अगर आवेश का वितरण पृष्ठीय होता है तो उसको क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं, या फिर पृष्ठीय समाकल। और अगर आवेश का वितरण आयतनात्मक होता है, पूरे आयतन में आवेश वितरित होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी कि आयतनात्मक या आयतनीय समाकल या आयतन समाकल। तो यहां तो अभी आवेश का वितरण रेखीय है, तो क्या करेंगे, वैद्युत बल Q इक्वल टू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल dF, यहां dq का वैल्यू समीकरण 1 से इसमें रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा dl, दिख रहा होगा आपको, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, पुट कर दिया जाए उसका वैल्यू df का, तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको कर देते हैं 12, तो क्या है कांस्टेंट, लैम्डा, जैसे अवकलन में कांस्टेंट को बाहर करते हैं उसे समाकलन भी बाहर कर देते हैं, लैम्डा इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, बाहर हो गया, बचा के अंदर लाइन इंटीग्रल dl, ठीक है, रेखीय समाकलन dl हो गया, और आर कैप छूट गया, आर कैप तो इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो दिशा भी दिखाएंगे। अब अगर इसमें से किसी का भी चार्ज का साइन चेंज होता है, किसी भी आवेश, जैसे ये dq ऋणात्मक है, तो क्या होगा, ऋणात्मक होते ही इसकी चिन्ह ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाने का मतलब माइनस आर कैप, मतलब दिशा विपरीत हो गई, पलट गई, बदल नहीं गई, पलट गई, मतलब अब जो दिशा पहले m से p की ओर थी, अब क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप की दिशा क्या होगी,
P से M की ओर। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा क्या है, M से P की ओर। अब हम लोग एक चीज इसमें और हम लोग पढ़ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बिंदु P पर। तो इसको यहां पे कर दे रहे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन मालूम है ना, बिंदु P पर इसको FL भी लिख सकते हैं, मतलब रेखीय आवेश वितरण के कारण जो बल लगता है उसको FL लिखते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र होगा कितना, EL इक्वल टू डिफिनेशन क्या होता है, F अपान Q, FL अपान Q। इसमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए उसमें लगने वाले वैद्युत बल एवं उस पर स्थित आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो इसमें Q से भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या हो जाएगा, Q से अगर डिवाइड कर देंगे तो ठीक है। इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण, ये तो हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र। तो बिल्कुल सिमिलर है वो भी, जैसे आपने डिफिनेशन में सिमिलरिटी एकदम, इसमें आप थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं। देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र, तो उसमें क्या करेंगे, एक हम पृष्ठ ले लेंगे, ये कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है और इसके बिंदु M के से घिरा एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA ले लेंगे। M के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA है, और इसके कारण इस बिंदु P पर कितना आवेश रखा गया, बिंदु आवेश का मान कितना है, Q है, और इसकी दूरी कितनी है, R है। फिर वैसे ही करेंगे, इस लघु क्षेत्रफल अवयव DA पर स्थित आवेश के कारण इस बिंदु P पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर लेंगे और उसके बाद फिर समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के कारण लगने वाले वैद्युत बल की गणना हो जाएगी और फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे ही निकालेंगे। ये मान ले रहे, माना किसी पृष्ठ पर आवेश, देखिए एकदम उसी में थोड़ा सा मिटा देंगे, इरेज कर देंगे तो हो जाएगा, पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना है, सिग्मा, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। माना पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, माना पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA पर आवेश कितना है, DQ है। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA बिंदु M से होकर के जा रहा है, इसका सेंटर पॉइंट जो है बिंदु M है, क्योंकि बहुत ही छोटा है तो उसका भी सेंटर हमने M ले लिया। ये तो खुद ही पॉइंट जैसा है, ये तो इतना बड़ा हमने आपको दिखाई दिया इसलिए हमने बना दिया। माना पृष्ठ सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA पर, माना पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA पर आवेश कितना है, DQ है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा डेफिनेशन के अनुसार, DQ अपॉन DA, या DQ इक्वल टू सिग्मा DA। हो गया। अब आवेश DQ के कारण आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल DF क्या हो जाएगा, यही होगा वेक्टर फॉर्म में, और यहां DQ की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा DA, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हो गया। फिर अतः पूरे पृष्ठ के कारण संपूर्ण पृष्ठ के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल
अब उसको पृष्ठीय वितरण के कारण जो बल लगता है उसको Fa लिख दे रहे हैं या Fs भी लिख सकते हैं। क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल। इसको पृष्ठ समाकल या सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। हमने पहले ही कहा कि अगर वितरण पूरे सरफेस पे होता है तो सरफेस इंटीग्रेशन लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल लेते हैं। और ये देखिए df का वैल्यू रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? लेमडा की जगह पे क्या लिख देंगे? सिग्मा, और dl की जगह पे dA। आप चाहे तो r को अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस इसका हमने अचर लिया है, इसलिए चाहे तो r कैप अंदर है तो इसको भी अंदर कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बल निकल गया संपूर्ण पृष्ठ के कारण, यानी पूरे ये जो पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल का फॉर्मूला है। और यहां भी सरफेस इंटीग्रल ए हो जाएगा चाहे एस हो जाएगा, दोनों जगह ए लिख दे रहे हैं, एस भी लिख सकते हो आप, ऐसे ही लिख दे रहे हैं सरफेस इंटीग्रल है तो इससे तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। और फिर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA कितना हो जाएगा? ये देखिए यहां हो जाएगा सिग्मा, बस यहां A हो जाएगा। पिछले केस में L नहीं लिखे होंगे तो L रहेगा, R स्क्वायर चाहे तो अंदर कर दीजिए, ठीक है। तो ये सरफेस इंटीग्रल है तो S से कर यहां रिप्रेजेंट किया तो यहां भी S से कर दीजिए, A या S कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये दो चीजें आपने निकाल लिया, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, और ये क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग तीसरा केस भी इसमें पढ़ लें, वो क्या है? आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र। उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखिए आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसमें भी चित्र थोड़ा सा बदलेगा। मान लेते हैं कि आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है, संपूर्ण आयतन भी मान लेते हैं। अभी 3 डायमेंशनल है इसका, आप दिमाग में 3 डायमेंशनल चीज को सोचिए, दिमाग में क्या लाएंगे? 3 डायमेंशनल। अब इसमें ये देखिए इसका संपूर्ण आयतन भी है और इसमें एक सूक्ष्म क्षेत्रफल आयतन अवयव को dv की हमने कल्पना किया है और उसके सेंटर उसका m फिर मान ले रहे हैं। उसके सेंटर m से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर कितना आवेश स्थित है? वही बिंदु आवेश Q स्थित है। हम लोग को क्या करना है? इस आवेश आयतन आवेश वितरण तो पूरा 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, त्रिविमीय रूप से वितरित है। इस पूरे आवेश वितरण के कारण इस बिंदु P पर लगने वाले वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो फिर वही करेंगे, अनंत सूक्ष्म आयतन हमें dv के कारण लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर लेंगे और उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे। बहुत ही आसान है। तो चित्र तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सेंटर m है, जो dv लिया है तो माना किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है। आयतन यहां लिख दे रहे हैं, आवेश एक समान रूप से वितरित है जिसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? रो। माना वस्तु के क्षेत्रफल आयतन अवयव, सूक्ष्म आयतन अवयव आयतन अवयव dv पर आवेश कितना है? dq है। तो फिर क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व कितना होगा? रो इक्वल टू dq अपॉन dv, और dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो dv, इक्वेशन नंबर 1। तो आवेश की मात्रा निकल गई, इसमें कितना आवेश हो गया? रो इंटू dv। इस अनंत सूक्ष्म जो आयतन हमने कल्पना किया है dv, इसको लिया है, उसमें कितना आयतन है? आवेश है रो इंटू dv।
अब आवेश dq के कारण आवेश q पर लगने वाला वैद्युत बल की दिशा बार बार वही होगी, इससे दूर जाते हुए। अब देखिए dF इक्वल टू सेम। अब dq के प्लेस पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, रो इंटू dV। क्यों, क्योंकि वितरण कैसा है, पूरे आयतन में। तो ये हो गया। अतः संपूर्ण आयतन के कारण, ये तो अनंत सूक्ष्म आयतन लिया था ना, संपूर्ण आयतन के कारण बिंदु आवेश के ऊपर वैद्युत बल क्या होगा, इसको F भी कर दीजिए। और ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल dF, मतलब आयतन समाकल। और फिर dF का मान रख दीजिए। क्या है dF का मान, ऊपर से रख दीजिए, रो Q बाहर कर दीजिए, dV अंदर, r² अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, कहां चीज r कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, दिशा वही m से p की ओर। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डिफिनेशन के अनुसार आयतन आवेश वितरण के कारण क्या होगा, FB/Q। तो क्या होगा, यहां रो हो जाएगा और यहां पे पिछले में लग रहा है हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण में dl का dA नहीं किए थे, वो यहां पे तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dA होगी, लेकिन यहां पे आयतन आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, dV। ठीक है, तो ये, और यहां भी क्या कर दिया जाए, V। चेंज करने में कुछ चीजें छूट सकते हैं, तो उसको आप ध्यान देंगे, हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, उसी में चेंज करके थोड़ा सा इरेज करके बना दिए, क्योंकि एकदम सेम है तीनों। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज सीखा कि आवेश का वितरण क्या होता है। तो हम लोग आज आवेश का वितरण क्या होता है और ये कितने प्रकार से होता है, और इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत बल। और यहां भी देखिए ऐसा है, इसको भी करेंगे, चेंज करने में कुछ चीजें छूट जाती है, आप उसको ध्यान देंगे। आप समझ गए हैं, अगर एक समझ गए तो तीनों एक जैसे। अगर आप रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र निकाल लिए, तो बाकी तीनों निकाल लेंगे। एक बार फिर से हम तीनों फार्मूले को लिख देते हैं। रेखीय आवेश के कारण टोटल कितना बल लगेगा, तो लैम्डा इंटू क्यू 4πε0 dl r कैप अपान r² लाइन इंटीग्रल। और पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण सिग्मा क्यू, लैम्डा की जगह सिग्मा हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, इसको एस ए कुछ भी कर सकते हो आप। डीएल की जगह पे क्या लिखेंगे, डीए। और तीसरा आयतन आवेश वितरण का रो इंटू क्यू 4πε0 dV r कैप अपान r²। ठीक है, ये तीन केस वैद्युत बल का और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश वितरण के कारण, बस इसमें से क्यू हट जाएंगे तीनों में। क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 4πε0 लाइन इंटीग्रल dl r कैप अपान r²। ये अगर fa लिखें तो ये लिख दे रहे हैं, इससे कोई बहुत मतलब नहीं। सिग्मा q हट गया, q से डिवाइड कर दिया, 4πε0 सरफेस इंटीग्रल dA r कैप अपान r²। और आयतन वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो अपान 4πε0 v dV r कैप अपान r²। तो ये
आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल के लिए व्यंजक है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। और अगर पूछा जाए कि पूरे सतत वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीनों वितरण ये तीनों के योग के बराबर होता है। ये थोड़ा हायर लेवल की चीज भी कह सकते हो इसको, EL प्लस EA प्लस EB, यानी सतत आवेश के कारण वितरण के कारण संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठीय आवेश के वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आयतन आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई पूछे जनरल केस में, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है? जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में व्यापक जो वितरण का केस होता है, स्थिति होती है, उसमें हम लोग दोनों लेते हैं, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूअस भी। आवेश का वितरण दोनों लेते हैं और दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यानी जनरल केस में ये कम आगे की चीज है, आपके कोर्स का चीज उतना ही है, बस एक लाइन बता दे रहे हैं। तो क्या होता है? E डिस्क्रीट प्लस E कंटिन्यूअस, दोनों उसमें दोनों वैद्युत, अगर आवेशों का वितरण सतत के साथ साथ विविक्त भी है, डिस्क्रीट भी है, मतलब क्वांटाइज्ड भी है, तो उस समय दोनों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग तो पहले डिस्क्रीट ही लिए थे, अलग अलग बिंदु आवेश लिए थे, जो सिस्टम लेते थे। लेकिन जब ज्यादा आवेश हो तो उसके वितरण को हम लोग क्या करते हैं? व्यवहार में सतत मान के चलते हैं। तो ऐसे केस में मतलब तीन तरह से आवेशों का वितरण आप कह सकते हो। एक तो हो गया कि विविक्त वितरण, एक हो गया सतत वितरण और एक हो गया व्यापक वितरण, जिसमें दोनों केस होते हैं, विविक्त भी होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो उस केस में टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विविक्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतत वितरण की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के, यानी यहां फिर से ई काउंट की जगह पे, ई कंटिन्यूअस की जगह पे क्या आप लिख सकते हो? EL प्लस EA प्लस EB टोटल। ये जनरल केस में होता है, इसको कहते हैं जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट यानी कि विविक्त आवेश वितरण, यानी आवेश उसमें पॉइंट ग्रुप में अलग अलग रहेंगे। कंटिन्यूअस एक समान रूप से वितरित होते हैं और व्यापक में दोनों होते हैं, विविक्त भी होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो ये केस आपको उतना ही बस पढ़ना है, उतना ही बहुत है आपके लिए। लेकिन कभी कंपटीशन लेवल में आप पढ़ाई करेंगे तो इन चीजों की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने इसको बता दिया। तो आज आपने पढ़ा आवेश का वितरण, वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और उनका डिफिनीशन, साथ साथ आपने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, फिर उसके कारण लगने वाले वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत बल रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।